अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लाइव विद सदफ कैदी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़फ़र बुखारी। नाज़रीन, साहिवाल की तारीख में अपनी नौयत का पहला ये प्रोग्राम है कि जो नफ्सियात के हवाले से किया जा रहा है, और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं सैयदा सदफ ज़ैदी, जो माहिर नफ्सियात हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका। सबसे पहले तो मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। इतनी ज़ाहिर बात है आपकी गोना को मसरूफियात होती हैं, लेकिन बाइस फ़ख्र है हमारे चैनल के लिए भी कि एक माहिर नफ्सियात जो हैं हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना चाहिए हमें, हमारे नाज़रीन को अक्सर इन चीज़ों का नहीं पता होता जो हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे होते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि उनको उन चीज़ों का इल्म नहीं होता। तो ज़ाहिर है काइंडली हमारा जो मेंटल हेल्थ के हवाले से प्रोग्राम इस वक्त लाइव जा रहा है, उस तरह हमारा कॉन्सेप्ट जो है नाज़रीन को बताइए कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। अच्छा हुज़ैफ़ा, मेंटल हेल्थ में हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मतलब जज्बाती, नफ्सियाती और समाजी बेहतरी शामिल है। हम सोचते कैसे हैं, हम अमल कैसे करते हैं, हम किसी भी चीज़ को रिएक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी मेंटल हेल्थ पर मुनहसर होती हैं। सही। तो इसके अंदर थोड़ा सा गाइड कीजिएगा हमारे नाज़रीन को कि मेंटल हेल्थ के अंदर इमोशनली किस हद तक जो एक फैक्टर्स जो हैं कौन कौन से हम्म। इंक्लूड होते हैं, इमोशनली भी और फिजिकली भी और मेंटली भी। कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं कि जो कि हमें इस हद तक लेके जा सकते हैं कि हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। अच्छा देखिए, इसमें जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं किसी भी मेंटल हेल्थ में या मेंटल इलनेस में, तीन बेसिक फैक्टर्स हैं, जिसमें एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, सेकंड हमारे जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। बायोलॉजिकल सही। फैक्टर्स में ये होता है कि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को कंट्रोल रखती है या स्टेबल रखती है, उनका लेवल सही। नीचे हो जाता है। ठीक है, सही। तो इंसान किसी भी मेंटल इलनेस में मुब्तला हो जाता है। जेनेटिक फैक्टर्स में ये होता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री, साइकियाट्रिक हिस्ट्री प्रेजेंट है और कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो जीन्स टू जीन्स ट्रैवल करते हैं, तो वो हमारे जीन्स में मौजूद होते हैं, और सही। उसकी वजह से भी किसी की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। थर्ड फैक्टर जो सही। कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो एक्सटर्नल फैक्टर या हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है। किसी के साथ कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई सेक्सुअली अब्यूज हो गया है, कोई भी कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से कोई परेशानी है, तो उसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है और बिल्कुल। मेंटल इलनेस आ सकती है। तो असल में एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि हमारे कुछ ज़्यादातर हमारा जो पाकिस्तान का आबादी का हिस्सा है वो ज़्यादातर देहात में रहने वाला है। तो क्या एक चीज़ें जो हमारे पास ज़ाहिर बात है एक शहर का और देहात का फ़र्क है, तो देहात में रहने वाला जो है वो उन सहूलियात से फ़ायदा मंद नहीं हो सकता, मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता, फ़ायदा नहीं ले सकता। तो क्या ये चीज़ें भी उसके मेंटली को इफ़ेक्ट करती हैं, या वो देखिए, कंपैरिज़न करता है दोनों चीज़ों का? सोशल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं इसमें, और लेकिन एज इट इज ऐसा नहीं होता कि नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो देहात में ज़्यादा हैं और शहरों में कम होते हैं, या शहरों में ज़्यादा हैं और देहात में ज़्यादा हैं, कम है, ऐसा नहीं होता। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर पांचवा बंदा, मतलब पांच में से जो एक बंदा है, वो मेंटल हेल्थ उसके साथ, मेंटल इलनेस, उसको कोई ना कोई नफ्सियाती मसला या नफ्सियाती परेशानी होती है। हर पांचवें बंदे को पाकिस्तान में कोई ना कोई मेंटल इलनेस या नफ्सियाती बीमारी सही। है। सही। अच्छा, सदफ जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लाइव इस वक्त प्रोग्राम जा रहा है, तो वो अपने कमेंट्स के जरिए हमारे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह अभी डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है तो वो ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर करेंगी, और मैं वो क्वेश्चन डॉक्टर साहिबा से शेयर कर लूँगा और वो अपना आंसर आप लोग के साथ शेयर कर लेंगे। डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि बेसिकली ज़्यादातर जो सिम्टम्स पाई जाती हैं मेंटली इलनेस के हवाले से, वो कौन सी ज़ाहिर बात है आपके एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, तो ज़्यादातर आपके एक्सपीरियंस में या आपके पास ऐसे पेशेंट्स कौन से आते हैं कि जिनके अंदर ज़्यादातर कॉमन सिम्टम्स पाई जाती हैं? ठीक है। अच्छा देखिए, कॉमन सिम्टम्स में इसमें जहाँ तक देखा जाता है, मतलब
ضروری یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ کسی انسان کو کوئی مینٹل النس ہے یا اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، تو وہ جی کیا بالکل کامن سمٹمز ہیں جو دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کو اس وقت ضرورت ہے کسی ماہر نفسیات کی، یا اس کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. اس میں بہت ساری سمٹمز ہیں جس میں آپ کو نیند نہیں آ رہی، یا نیند بہت زیادہ آ رہی ہے، یا نیند آپ کی اس طرح ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے کہ رات کو سو رہے ہیں آپ اور آنکھ کھل گئی، اس کے بعد پھر دوبارہ نیند نہیں آئی. اس کے بالکل علاوہ بھوک نہیں لگ رہی یا بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، ہوپ لیسنس ہے، مایوسی ہے، نا امیدی ہے، ان کاموں میں دل نہیں لگ رہا جس میں پہلے دلچسپی تھی، بہت زیادہ صحیح تھکن محسوس ہو رہی ہے، بہت زیادہ آپ کو ایسے نم فیل ہو رہا ہے. اچھا، غصہ آ رہا ہے بہت زیادہ، ان یوزل چڑچڑاپن ہے آپ میں، اور صحیح اس کے علاوہ کانوں میں آوازیں سنائی دیتی ہیں. اس میں ایک اور چیز، ان ایکسپلینڈ باڈی پین، مطلب اس طرح جسم میں درد ہو رہا ہے اور اس کی کوئی فزیکل ریزن بھی نہیں ہے. آپ جی پی کے پاس جا رہے ہیں، آپ بالکل فزیکلی بالکل فٹ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہے. کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں اور اس میں انسان کو یہ بلیو ہوتا ہے کہ جو میں آوازیں سنائی دے رہی ہیں یا کوئی مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ بالکل حقیقت میں موجود ہے. اس کے علاوہ بالکل ایک خیال کا بار بار آنا، جیسے کچھ لوگ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، بار بار لاک چیک کرتے ہیں، مطلب وہ ایک دفعہ چیک بھی کر لیں گے لاک، لیکن پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوتی. بالکل اسی یہاں طرح تسلی ہینڈ نہیں واش کر ہوگی. لیں گے اور ان کو یہ رہے گا کہ میرے ہاتھوں پہ جرمز ہیں ابھی بھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ لو سیلف اسٹیم، لو سیلف کانفیڈینس، مستقبل کے صحیح بارے میں مایوس ہو جانا، اور ایسے انسان جو ہے وہ اس کی ان وجوہات کی وجہ سے جو اس کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے جو سماجی رابطے ہیں وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا میں یہاں پہ کہ اکثر یہ سمٹمز جب کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایک بڑا ایک یہ گیپ کہہ لیں آپ یا ہمارے معاشرے کا المیہ کہہ لیں کہ اکثر اس چیزوں کو سمجھا جاتا ہے کہ اس پہ سایہ ہو گیا یا اس پہ جادو ہو گیا. یہ بہت کامن پایا جاتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ان کو ظاہری بات ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ لوگ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس آنے سے ڈرتے ہیں. یہ ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کیا پیغام ہے کہ جب ان کو ایسی چیزیں اپنے کسی رشتے دار میں یا اپنے فیملی میں کسی میں نظر آئیں یہ چیزیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ بڑا ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ کسی کو بھی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے تو پہلے تو اس کو دم درود کروانے کے لیے بالکل لے جایا بالکل جاتا ہے. اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ جیسے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں یا آپ کو کوئی دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تو جس کو اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں وہ تو یہی سمجھے گا کہ بھوت نظر آ رہا ہے، اس کو چڑیل اس کے اوپر آ بالکل گئی ہے. اور اس کو پہلے پیروں فقیروں کے پاس جا کے خود بھی ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، مریضوں کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور پھر اس جب ہر جگہ سے ناکام ہو جاتے ہیں پھر کچھ لوگ رابطہ کر بھی لیتے ہیں، ہمارے پاس آ بھی جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس وقت بھی نہیں آتے. تو ضروری یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسے مسئلے مسائل ہیں تو آپ کسی بھی ماہر نفسیات سے، یا اگر آپ ماہر نفسیات تک آپ رجوع نہیں بھی کر سکتے تو کوئی بھی آپ کے جنرل فزیشین ہے، کوئی بھی معالج موجود ہے، اس سے آپ جی رابطہ کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں. صحیح. اور دوسرا یہ کہ جیسا آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ ماہر نفسیات کے پاس آنے سے ڈرتے ہیں، بہت اور زیادہ وہ ایک سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید کوئی بندہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوا یا مینٹلی پاگل جس کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بالکل ہی پاگل ہو چکے ہیں وہ اس کا علاج صرف اور صرف سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوتا ہے یا نہیں، سائیکولوجسٹ کے پاس ہوتا دیکھیں، جو بالکل پاگل پاگل کا ورڈ تو ہم اپنی سائیکولوجیکل فیلڈ میں یوز بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہے. جی جی کس ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہے، اس کی ڈگنیٹی ہے، تو یہ لفظ تو ہماری تو جنرل لینگویج میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جی ہمارے ہاں جو بھی اس کو جو ہم استعمال کریں گے اس کو سائیکولوجیکل ایشوز یا اس کو ڈس آرڈر کہہ کر ہم کہتے ہیں. اور جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں، جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، اسی طرح نفسیاتی بیماریاں ہیں اور اسی طرح ان کا علاج بھی ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر ہم صاحبہ سوری ٹو انٹرپٹ یو. ابھی ہمارے پاس ایک کوشچن آیا ہے عدنان صاحب نے کوشچن کیا ہے. چودھری عدنان لوگوں کو رات کو اکثر نیند نہیں آتی تو یہ ان کا کوشچن ہے کہ کس طرح لوگ جن کو نیند نہیں آتی وہ کس طرح سو سکتے ہیں. اچھا دیکھیں، لوگوں کو اکثر نیند نہیں آتی، اب اس کی بہت ساری ریزنس ہیں. جی رات کو آپ جاگ رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں. اب ایک تو ریزن یہ ہو گئی کہ رات کو نیند نہیں آئی اور وہ انہوں نے دن میں سو کر گزار لیا.
अब दूसरी कैटेगरी वो आ जाती है कि जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, ना वो टीवी देख रहे हैं, ना उनकी किसी और किस्म की एक्टिविटी है, ना कोई नाइट ड्यूटी है, और उसके बावजूद नींद नहीं आ रही, और उसके बाद नींद ना आने की वजह से उनको परेशानी महसूस हो रही है, सारा दिन उनका खराब गुजर रहा है। तो ये हम कहेंगे कि इसको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है या नफसियाती मसला हो सकता है, और उसके फिर सही बहुत सारे ट्रीटमेंट भी हैं। और सही। बाज दफा कुछ स्लीप टेक्निक्स होती हैं, उनसे वो करके हम नींद प्रॉपर नींद लाई जा सकती है, और फिर जो जिनको ज्यादा इशू हो उनको अद्वियात के जरिए भी इसको अच्छा, ट्रीट किया जा कहा सकता जाता है कि बिल्कुल जैसे आप बता रही हैं कि तकरीबन मेरे ख्याल में ये एंड स्टेज होनी चाहिए कि जहाँ पे मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। पहले मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स या टेक्निक्स इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो अक्सर लोग का कहना ये है कि जब वो मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो फिर आदी हो जाते हैं मेडिसिन के, और फिर उनको मेडिसिन खाए बगैर नींद नहीं आती। है। तो तो हुज़ैफ़ा आपका क्या ऐसा मशवरा नहीं है है। कि लास्ट स्टेज होनी चाहिए ये वाली मेडिसिन वाली, नहीं देखिए, उससे पहले ऐसा डिफरेंट टेक्निक्स होनी चाहिए? ऐसा इशू नहीं है। जो नफ्सियाती तरीका इलाज है, इसमें दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक काउंसलिंग, ठीक है, जो कि कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर मौजूद हैं, साइकोथेरेपी और काउंसलिंग का एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है अद्वियात के जरिए। अब ये आपका सही। थेरेपिस्ट जो आपका माहिर नफ्सियात है, ये डिटरमिन करता है, मुतय्यन करता है कि इस इंसान को कौन सा तरीका इलाज सूट करेगा। आया इसको सिर्फ बिल्कुल। थेरेपी की जरूरत है, साइकोथेरेपी की जरूरत है, या फिर मेडिकेशन की भी जरूरत है, या सही। कुछ ऐसे होते हैं कि जस्ट वो साइकोथेरेपी से भी, जब माइंड लेवल पे कोई डिसऑर्डर होता है तो जस्ट साइकोथेरेपी से भी ठीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सही। जैसे ही आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएंगे और वो आपको इतनी ढेर सारी दवाइयां दे देगा कि आपको नींद ही आती रहेगी। ये एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता। सही। और आजकल जो मेडिसिन बहुत एडवांस हो गई है, उसमें ये नहीं होता कि आपको सारा दिन ही नींद आती रहे और आप सारा दिन सोते रहें। इस तरह नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है, और लोग इस वजह से डरते भी हैं हमारे नफ्सियात के पास आने से। बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर सदफ जैदी साहबा मौजूद हैं। और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आके अपना पूछ सकते हैं। जान जेब हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले बात क्यों नहीं सुनते, इसके बारे में भी मैडम से पूछ लें। हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे साथ अच्छा, जान जेब जैदी राजपूत ने क्वेश्चन हुज़ैफ़ा पूछा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बात सुनी जाती है, लेकिन होता ये है क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स जी। उस तादाद में मौजूद नहीं होते, उतनी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं है डॉक्टर्स को गवर्नमेंट सेक्टर में। 100 से अबव ओपीडीज होती है, पेशेंट बिल्कुल। 100 से अबव होते हैं। तो एक आप ये देखें कि एक जो डॉक्टर या वहाँ पे बैठा है या माहिर नफ्सियात बैठा है, तो उसका भी तो अपनी मेंटल हेल्थ उसने भी तो रखनी है ना, प्रॉपर रखनी है। अब आप 80 से ज्यादा पेशेंट देख रहे हैं, तो फिर आप हर बिल्कुल। पेशेंट को कितना टाइम देंगे? दो कितना मिनट टाइम दे तीन सकते मिनट हैं? चार बिल्कुल। मिनट ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ गवर्नमेंट के, और यहाँ पे जो साइकेट्री जी। डिपार्टमेंट है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। वहाँ पे प्रॉपर टाइम भी दिया जाता है और प्रॉपर इलाज भी होता है। माशाल्लाह। दानियाल खान ने कमेंट किया है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट के लिए। और दानियाल खान का अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल करने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो पाता, प्लीज़ इसका कोई अच्छा सा हल बताओ। अच्छा दानियाल, इसमें ये है कि गुस्सा आपको किन चीजों पे आता है और कब भी। अगर तो बिला वजह गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बात पे आ रहा है, तो फिर आपको कोई ना कोई नफसियाती मसला। और बार दफा ऐसा होता है कि जिन चीजों पे हमें गुस्सा आ रहा होता है या अगले बंदे से हम लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, तो बाद में पता चलता है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, पता नहीं ये क्यों इतना भड़क बिल्कुल। उठा है। होता बिल्कुल। ये है कि कोई प्रीवियस, कोई पुराने, या तो उससे पुरानी रंजिश होती है उस इंसान से कोई, या हमारे दिमाग में कोई और परेशानी चल रही होती है, बहुत सारी थॉट्स इकट्ठी हुई सही। होती हैं। और वो जी। फिर जब हमें गुस्सा आता है तो छोटी सी बात होती है और वो गुस्सा बहुत ज्यादा जो है वो हाँ, उसका ज्यादा आ रिजल्ट जाता है, जो है बड़े रिएक्शन लेवल है पे आ बहुत ज़्यादा जाता है। हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, और अ, एक इंसान किसी भी इमोशनल स्टेट में होना तो उस पर काबू नहीं रहता, चाहे वो गुस्से की हालत हो, वो गम की हालत हो, वो बिल्कुल। मोहब्बत की हालत हो। इंसान जब भी इमोशनल होता है तो वो उसकी सोचने समझने बहुत की ज़्यादा हो। सलाहियतें कम हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर साहब अगला क्वेश्चन अगर उसकी तरफ बढ़ते हैं कि हम लोग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की तरफ उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हमारे नाज़रीन को ज़रा गाइड कीजिएगा काइंडली। अच्छा देखिए, जो एक प्रॉपर वेज हैं आप मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रखने के लिए। आप सबसे पहले जो है वो प्रोफेशनल उसमें कोई हेल्प लें, ठीक है।
किसी माहिर नफ्सियात से रब्ता करें अगर कोई मेंटल इलनेस है। सबसे पहले तो सही। जो 3 चीज़ें हैं ना मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए या हम कैसे एक हेल्दी माइंड रख सकते हैं, उसमें स्लीप प्रॉपर, ईट प्रॉपर एंड डू एक्सरसाइज। ठीक है, 8 घंटे की सही। प्रॉपर नींद लें आप। खाना हेल्दी फूड्स खाएं। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी हेल्दी फूड्स कैसे खाएं, महंगाई इतनी है, हम ये चीजें अफोर्ड नहीं करते। हेल्दी फूड डजंट मीन कि आपने बहुत सी महंगी चीजें ही लेकर खानी है या आपने जी बकरे का ही गोश्त खाना है। ठीक है, हेल्दी चीजें आप फ्रूट खा सकते हैं, आप वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खा सकते हैं, आप जो दालें हैं उनका इस्तेमाल करें, मतलब प्रॉपर डाइट, हर बिल्कुल। चीज को अगर प्रॉपर मिकदार में लें तो ये हेल्दी फूड कहलाएगा। इसके अलावा सही। एक्सरसाइज। अब हमने अपनी जिंदगी को इतना कंफर्ट जोन में कर लिया है, इतना हम रिलैक्स लेवल पे आ गए हैं कि हम जो है वो हमने अपनी लाइफ में से एक्सरसाइज को बिल्कुल जो है वो ओमिट कर दिया है। एक्सरसाइज नहीं कर, अच्छा एक्सरसाइजेस में भी ये है कि बहुत हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी कि आपने जिम ही ज्वाइन कर लेना है। आप 30 मिनट्स की वॉक कर सकते जी हैं। वॉक करने के लिए भी जरूरी नहीं कि कुछ गार्डन हो, कोई ट्रैक हो, ठीक है, कोई अच्छा सा जगह हो जहाँ आपने वॉक करना, आप अपने रूम में भी वॉक कर सकते हैं। 30 मिनट की ये डेली बहुत वॉक करें। अच्छी सजेशन है डॉक्टर साहब आपकी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इससे कि हम लोग वाकई पहले ये सोचना शुरू कर रहे थे कि पहले कोई जॉगिंग के लिए हम लोग ट्रैक ढूंढें, पहले हमारे पास जॉगिंग सूट हो और सारा कुछ हो पहले, और फिर बहुत सारा कुछ। लेकिन बड़े अच्छा आपने पॉइंट दिया कि हम लोग घर में भी वॉक कर सकते हैं। घर में भी वॉक कर सकते हैं, अपने रूम में भी वॉक कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल। 30 मिनट की ये भी नहीं कि आपने मुसलसल 30 मिनट की वॉक करनी, आप पोर्शन में भी कर सकते हैं, सही। लेकिन अपने रूटीन में इसको जरूर हिस्सा बनाएं। दूसरा, अगर कोई भी इस तरह का इशू आता है जो अनयूजुअल है, जो हटकर है, मतलब आपके सर में दर्द, बार दफा हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो सिर्फ हेडेक की शिकायत कर रहे होते हैं कि उनके सर में दर्द है। जब हम उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं और टॉक करते हैं तो पता चलता है कि उनको डिप्रेशन का इशू है या उनको एंजाइटी का इशू है। बहुत सही। सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज ऐसे हैं जिसमें आपको फिजिकल सिम्टम्स आती हैं। तो बिल्कुल। इस सूरत में आपको जो है प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। इसके अलावा जो है दूसरों से राब्ते में रहें, समाजी राब्ते में रहें, लोगों की हेल्प करें। ठीक है, हेल्प करने से आप खुद भी मुतमईन होंगे, लोग भी मुतमईन होंगे। छोटी छोटी चीजें करके आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें अभी चौधरी अदनान साहब ने मैसेज किया साहिवाल के ज़बरदस्त चैनल, बहुत शुक्रिया अदनान आपका इतने अच्छे कमेंट के लिए। और मुझे एक अभी जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ वहाँ से मुझे एक लिखा हुआ सवाल भी आया है, मैं आपसे वो भी शेयर कर लेता हूँ। वो है कि डॉक्टर साहिबा, एक बात जो दिमाग में बैठ जाती है वो निकलती नहीं है, फिर डिप्रेशन भी बहुत हो जाता है, इसका हल बता दें। अच्छा, जो बात दिमाग में बैठ जाती है वो किस टाइप की बात है? इसमें देखें, वो जो जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि एक ख्याल का बार बार आना, ठीक है, जिसे हम ऑब्सेशन कहते हैं। एक तो वो होता है सही। कि एक ख्याल का बार बार मुसलसल आ रहा है और आप वो चीज काम कर भी रहे हैं फिर भी आप मुतमईन नहीं हो रहे। दूसरा, जो सही। अगर ये कह रहे हैं कि एक जहन में बात बैठ जाती है और उसके बाद वो निकलती नहीं है, वो डिप्रेशन तो बन जाता है उनके लिए। डिप्रेशन, देखें डिप्रेशन में आपको मैं बताऊं वो कि हम कॉल लोग के। अक्सर मैं यही बता रही हूँ जैसा आपको कि अक्सर हम कहते हैं कि जी कोई परेशानी आई है ना, कोई स्ट्रेस आया तो हम कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन और बिल्कुल। स्ट्रेस में फर्क है। स्ट्रेस जो है सही। वो वक्ती तौर पे होता है, आपका स्ट्रेसर आया है, स्ट्रेसर खत्म हो गया, आपका वो स्ट्रेस और टेंशन परेशानी खत्म हो गई। डिप्रेशन एक जी। साइकोलॉजिकल इशू है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि विदाउट ट्रीटमेंट इतना नहीं आसानी से खत्म होता। अब बात सही। जहन में बात बैठ गई, वो क्या होती है, वो नेगेटिव थॉट्स होती हैं। एक दिन में हमें 60,000 के करीब सोचे आती हैं। अब उसमें से कोई भी सोच बिल्कुल। हमारे माइंड में स्टक हो जाती है और हम खुद उसको मौका दे रहे होते हैं मजीद सोचने का। हम उसको जी। डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, हम अपने अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करते, हम खुद उस पर फोकस रखते हैं, तो फिर वो हमारे लिए परेशानी की बात बनती है। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपनी सोचों का रुख जो है मोड़ सकते हैं। मोहम्मद राशिद उमर का मैसेज आया, काइंडली रिपीट द टॉपिक ऑफ द डे। मोहम्मद राशिद उमर, असल में आज का हमारा टॉपिक चल रहा है मेंटली हेल्थ के हवाले से, और उसके हवाले से जो क्या सिम्टम्स पाई जाती हैं जो मेंटली सिक होते हैं लोग उनमें, और बात कर रहे हैं हम लोग कैसे उन चीज़ों को जो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है उसको कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रोग्राम अपनी इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हमारे काइंडली जो ऑडियंस है उनको बताएं कि ये हमारे बिल्कुल हम लोग साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को एक समझ लेते हैं, बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है, जरा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा।
अच्छा, साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो प्रॉपर एमबीबीएस करने के बाद जो स्पेशलाइजेशन करते हैं साइकियाट्री में, ठीक है, वो साइकियाट्रिस्ट होते हैं। सही। साइकोलॉजिस्ट जो है बीएस साइकोलॉजी या एमएससी साइकोलॉजी और उसके बाद एमएस साइकोलॉजी, जो थ्रू आउट साइकोलॉजी की फील्ड में आते हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। एक और मेन इनमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशन देते हैं, मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करते हैं और मेडिसिन का इलाज करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट सही। होते हैं उनका तरीका इलाज में साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और जैसे हम आसान अल्फाज में कहें तो बातचीत का इलाज साइकोलॉजिस्ट वो बातचीत करते का हैं। इलाज। बहुत अच्छा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम लोग अगले हफ्ते में दोबारा इसी दिन हाजिर होंगे आपकी खिदमत में और इसी वक्त। और आपसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को देखें भी, शेयर भी करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें लाइव पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद होंगी, वो आपको लाइव उसका आंसर देंगी। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम के साथ, और इंशाल्लाह डॉक्टर साहबा का एक एक्सपीरियंस है हमारे साथ, वो शेयर भी करेंगी, और उसकी मदद से इंशाल्लाह आपकी वो परेशानी हल भी होगी। और मज़ीद देखने के लिए देखते रहिए, मज़ीद अपडेट्स के लिए sentinelnews.pk। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान ज़फ़र बुखारी को। इंशाल्लाह मुलाकात है अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।